गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल प्यारे बच्चों, की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज चैप्टर खत्म किया जाए, कोशिश कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है मैम, आज एनडी सर की क्लास क्यों नहीं? ये तो बेटा मुझे भी रीजन नहीं पता। आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग टू गुड़गांव टुडे। बाकी मेरे को भी श्योरिटी नहीं है, अभी मैं बात कर लेती हूँ सर से। आज बच्चों के सुबह मैसेज तो बहुत आ रहे थे कि मैम सुबह जल्दी क्लास ले लो ये सब, बट बेटा मैं नहीं ले पाती। मेरा मॉर्निंग का अपना एक रूटीन सेट है, तो अब मैं नहीं ले पाती हूँ उसके कारण। यस, आई हैव वन डेडिकेटेड रूटीन, मॉर्निंग रूटीन ना, इसलिए अब मैं, मेरे टाइमिंग यही फिक्स रह गई। यस, तो इसलिए फिर मैं अब नहीं लेती हूँ। यस बच्चों, हाँ, मुझे लग जाता है सुबह ना टाइम। नहीं ले सकते बेटा, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, माई टाइमिंग्स विल बी फिक्स्ड। यस, मेरा रूटीन है बेटा ये वाला। चलो भाई, आइए, तो आज हम चलते हैं। मैं क्लास के बाद चली जाती हूँ ऑफिस। मेरे साथ ऐसे नहीं ना, मेरे घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए। हाँ अब होगी, अब मैं शुरू करूँ? यस मेरे प्यारे बच्चों, सारे डिस्कशन डिस्कशन हो हाँ गए। यस, ध्वनि का ध्यान रखते हो? नहीं बेटा नहीं, आप ही रखते हैं यश। आप ही ध्वनि को पढ़ाते हैं, आप ही ध्वनि को सुबह उठ स्कूल भेजते हैं, आप ही ध्वनि के कपड़े वपड़े डिसाइड करते हैं। मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मच्छर हूँ मैं तो यार तुम लोग के आगे। यस, तुम बच्चे ही तो हो। यस, नाम है यश, यशस्वी, है ना? यस, मतलब तुच्छ प्राणी हूँ मैं, तो बहुत छोटी हूँ, इतनी माइन्यूट, गॉड पार्टिकल से भी छोटी। यस, चलो बेटा आप पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ पे और कमेंट्स करो, तो मैं पढ़ा देती हूँ। आ गया है बेटा मुझे यश? यश बोलेंगे तभी आज की क्लास शुरू होगी। यस, यश बताइए। हाँ जी, करें शुरू? चलिए फिर कर लेते हैं शुरू। चलो बच्चे, तो यहाँ पे आज हमें पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन करना है, बट उससे पहले हम एक बार पिछला देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या किया था। कल की क्लास में हमने काफी सारी चीजें कवर की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था पॉलिनेशन। क्या आपने एनसीईआरटी से इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। यस, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ लेना बहुत अच्छी बात होती है, उससे क्या होता है, जो भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वो आपको एकदम से याद हो जाता है। तो बस मैं आपको एक ही छोटा सा होमवर्क देती हूँ, हर दिन का 15 मिनट का, वो होता है एनसीईआरटी को रीड करना, बस। इससे ज्यादा होमवर्क मैं आपको नहीं देती हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स आपको इतने डिटेल में मैं लिखवा रही हूँ कि टेक्निकली आप एनसीईआरटी भी क्लास में कर ही रहे हैं। ठीक है, बट ये एक आपकी डेली की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने एम्ब्रियो सैक बनाया था, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की थी कि आखिर कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक। ये बनता है हमारे फंक्शनल मेगास्पोर से। जब एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है आउट ऑफ द फोर, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, फिर हमने पॉलिनेशन भी किया था। पॉलिनेशन क्या होता है? जब हम एंथर से पॉलन को ट्रांसफर कराते, कहां पे? स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो आखिर ये क्यों करना पड़ता है? व्हाई डू वी नीड पॉलिनेशन? हमें पॉलिनेशन इसलिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बीच क्या होता है? इमोटाइल होते हैं। ठीक है मैम, एनसीईआरटी में लिखा है कि पोलर न्यूक्लियस लोकेटेड बिलो द एग, बिलो द एग। मे बी वो एनाट्रोपस ओव्यूल की बात नहीं कर रहा होगा, एनाट्रोपस में उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है वो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जैसे कि आपने इसमें देखा था सेल्फ पॉलिनेशन के मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। ठीक है, जितने डिटेल पॉइंट हो सकते हैं, जितने सवाल बन सकते हैं, हमने लिखे थे। फिर हमने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी किए थे। फिर उसके बाद हमने क्रॉस पॉलिनेशन शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले गेटनोगैमी किया था, फिर उसके बाद हमने जीनोगैमी किया था। इन दोनों पे ही नीट में पिछले 3 सालों में सवाल आ चुके हैं। फिर उसके बाद बच्चे हमने जीनोगैमी, ये मैंने कुछ टर्म आपको समझाया था, ये वाला, ये टर्म हमने कुछ समझाया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अगर आप देखेंगे तो एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक में हमने सबसे पहले एनीमोफिली विंड पॉलिनेशन से स्टार्ट किया था, उसके फीचर्स और एग्जांपल के साथ।
फिर हमने स्टार्ट किया था वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली से। अगर सतह पे होती है तो एपीहाइड्रोफिली, पानी के अंदर होती है तो हाइपोहाइड्रोफिली, बेस्ड ऑन द लोकेशन। ठीक है, डायग्राम्स पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें किया था एंटेमोफिली, जहां पे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने डायग्राम बनाया था, अच्छा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी किया था, सॉरी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे नेचर इंश्योर करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि जितना ऑटोगैमी होगा उतने डिफेक्ट्स आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो जितने दूर की बहुरिया लाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, कम कलेश। ठीक है, रोज रोज घर भी नहीं जाएगी अपनी मम्मी के, है ना बच्चों? तो इसलिए दूर से लाना बेटर है, बीमारी भी कम और रोज कलेशे भी नहीं। चलो आ जाओ बच्चों। तो इसी जोक के साथ आगे चलते हैं हम, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। जैसे कि आपको पता है बेटा, लैंडिंग हो चुकी है पॉलन की ऑन द स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम। ठीक है, यस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बच्चों, ये है स्टिग्मा पिस्टल का, ये है स्टाइल, और ये स्वॉलन पार्ट क्या है, ओवरी। This entire structure of female reproductive part is called as pistil. इसे क्या बोलते हैं, पिस्टल। इस पिस्टल के ऊपर जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा पे क्या हो रही है, लैंडिंग हो रही है किसकी, पॉलन ग्रेन की। किसकी लैंडिंग हो रही है बच्चों, पॉलन ग्रेन की। अब एक बात बताओ, ये जो स्टिग्मा है ये तो खुला हुआ है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन किसी भी स्पीशीज का आ सकता है। तो क्या कोई भी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन इसे फर्टिलाइज कर सकता है क्या, कोई भी इसे जर्मिनेट कर सकता है? बताइए बच्चों, ऐसा नहीं होता है। हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया। देखो जैसे एक मान लीजिए फीमेल का एग है, ह्यूमंस की बात करें, फीमेल का एग है और एक स्पर्म कुछ ऐसा आ गया है और एक स्पर्म कुछ ऐसा आ गया है। मान लीजिए फ्रॉग स्पीशीज का है, ये ह्यूमन का स्पर्म है। तो आपको भी पता है यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे यही स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर पाएगा, ये वाला स्पीशीज का इसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज द शेप इज डिफरेंट। ठीक है, शेप तो मैंने इसलिए आपको डिफरेंट बना के दिखाया जिससे कि यू कैन एक्चुअली नो कि डिफरेंट स्पीशीज फेल टू फर्टिलाइज द एग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो पहली कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन ये है कि अगर स्टिग्मा पे सेम स्पीशीज का पॉलन आएगा, रोज का ही पॉलन आएगा रोज के ऊपर, तभी वो उससे बातचीत चालू करेगा, वरना तो बातचीत भी नहीं होगी। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग गाइस, एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, तो आप कुछ मत लिखे बच्चों, मैं सारी नोट्स लिखवाऊंगी, इसलिए मैंने डायग्राम लास्ट क्लास में बनवा के गई थी मैं। तो यस बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्री रिक्विजिट क्या है? मान लीजिए कि आज हमारे जो अभिषेक है, अभिषेक की शादी होने वाली है। ठीक है, वो मान नहीं रहा है, तो उसकी मम्मी कहते हैं अबे किससे शादी करेगा, घोड़ी लाऊं क्या? ठीक है, यस। तो अब घोड़ी, तो अभिषेक कहते हैं मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, वो तो सेम स्पीशीज की भी नहीं है। तो घोड़ी तो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लड़कियां, ठीक है, उसी की सेम स्पीशीज की जो गर्ल्स हैं वो लाएंगे, तो वो बातचीत करेगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है सेम स्पीशीज। अब सेम स्पीशीज के भी आगे पॉलन, अब सेम स्पीशीज के पॉलन मान लीजिए 1 2 3 4, चार एक साथ आ गए स्टिग्मा पे, यानी कि डॉक्टर अभिषेक के 4 रिश्ते आ गए लगातार। सोचिए कितना अभिषेक हैंडसम है, कितना अभिषेक डिमांड में है, समझ रहे हो ना बात को? अब मान लीजिए 4 पॉलन एक साथ आ गए, तो फिर अभिषेक पहले तो, अब मम्मी 6 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, मम्मी 3 नंबर। फिर मम्मी कहते चलो आप दोनों दीदी लोग जाओ। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात है, हमारा बेटा खराब है, आप जाइए, आप बहुत अच्छी हैं। अब जो 8 और 9 वाली दीदी हम बची है, अब हाँ बेटा अब अच्छी लग रहे, तो बेटे को अच्छे लगे आप, यस। अब बेटा जो है अच्छा बदतमीज हो, मैं बता रही हूँ, इतने नालायक भरे बैठे रहते हैं, किसी का नाम ले लो, ऐसे ऐसे भरे बैठे रहते हैं, मैं कुछ बता नहीं सकती। मतलब कितना दिल में मैल लेके बैठते हो तुम लोग क्लास में, नालायक कहीं के सब के सब तैयार रहते हैं कि आज का बलि का बकरा कौन है, शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पे। पढ़ाई सर सब छोड़ो, अभी अभी ये करेंगे हम, यस, नाम लिया, अब छोड़ो पढ़ाई, व्हाट पढ़ाई, कौन पढ़ाई, यस, पहले हम ये करेंगे काम क्लास में, नालायक कहीं। चलो, तो अब मैं क्या बता रही थी, अभिषेक के रिश्ते की बात चल रही थी। तो अभिषेक के रिश्ते के साथ क्या था कि उसने 2 लड़कियां पसंद कर ली है।
ठीक है। अब अभिषेक जब दोनों लड़कियों से मिलने जाते हैं तो एक कहती है जी मेरे को खाना बनाना आता है, मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी है क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है। तो अभिषेक कहते हैं खाना तो मैं स्विगी से भी मंगा लूंगा, बता और क्या करती है तू। वो कहती है कि जो आप कहेंगे मैं करती हूँ, ठीक है। अभिषेक कहेगा अच्छा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, ठीक है, टिफिन विफिन लगा देती हूँ, सुबह अगर मेड ना आए तो गाड़ी भी धो दोगी, ठीक है। वो कहती है हाँ मैं सब कर दूंगी। फिर आती दूसरी। अब दूसरी वाली जो है वो कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो कहते हैं कैसे संस्कार है तुम्हारे, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता। वो कहती है कि मुझे तुझे बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो कहता है ओ माय गॉड, चटपटी है बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसी बीच में देखो अब ये सब क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायलॉग बाजी, दिस इज कॉल्ड डायलॉग्स। तो आप यहाँ पे मान के चलिए इन चारों, ये चारों एक ही स्पीशीज के हैं और ये स्टिग्मा इन सबके साथ बातचीत करेगा। दिस इज कॉल्ड केमिकल डायलॉग एक्सचेंज। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को गाइस, एवरीबडी चैट बॉक्स में यस क्या कहते हैं इसको गाइस, इसको कहते हैं केमिकल डायलॉग एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल डायलॉग एक्सचेंज हुए। अब यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक जिसमें बहुत संस्कार है क्योंकि उसे खाना बनाना आता है, एक दूसरा जिसके अंदर संस्कार नहीं है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। बट एक चटपटी है और एक थोड़ी सी कह लो कि मुरझाई हुई सी है, जो बोलोगे बस कर देगी, ठीक है, बैल बुद्धि टाइप है। तो अब क्या किया जाए, तो फिर वो अपनी मम्मी से पूछता मम्मी अब तुम ही चूज कर लो, मैं तो मस्त काम चला लूंगा। अब इतने में ही चटपटी वाली कहती है कि अभी तू बता तेरे अंदर क्या है क्वालिटी। फिर वो कहता है मम्मी ये क्या हो रहा है, मम्मी ये क्या हो रहा है, इसको पता नहीं मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। चटपटी वाली तो वहीं से चली जाती है, कहती है कि तू करता रह तैयारी, जब बन जाएगा तब कॉल कर लियो तू, ठीक है। फिर दूसरी वाली तो बेटा संस्कारी आपको पता ही है, वो तो क्या ही बोलेगी। तो फिर ले दे के बचा एक ही, यानी कि हमारी प्यारी संस्कारी बिटिया। अभिषेक कहता है मम्मी यही सही है, कम तो बोल रही है, कम से कम सच का सामना तो नहीं करा रही मेरा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे पसंद आ चुकी है। तो पहली चीज क्या होती है, सेम स्पीशीज के पॉलन को पकड़ा जाए, फिर जो सेम स्पीशीज के पॉलन आए हैं उनसे केमिकल डायलॉग बाजी की जाए, फिर उसके बाद पसंद की जाएगी। अब होता क्या है, जैसी लड़की को पसंद कर लेती है मम्मी जी कहती है आज से ये हमारी हुई, ठीक है, यस, ऐसे दिखा के वापस बेटा शादी के बाद दे देंगे, आजकल लड़कियां बहुत भाग जाती है शादी से पहले, पता है ना आपको, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है कि राजी हो चुका है रिश्ता, ठीक है, अब राजी हो चुका है, अब रोका हो चुका है, अब मामला सेट हो चुका है, ठीक है। अब वैसे भागने को तो शादी के बाद भी भाग जाती है आजकल, ठीक है। तो बस तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ। अब जर्मिनेशन कहां से होगा, अगर आपको याद हो बेटा मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था पॉलन का, क्या आपको ये बात याद है, ये स्पोरोपोलिन है, ये इंटाइन है और ये अंदर का पॉलन ग्रेन है, याद है आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, यही वो जर्म पोर है जहां से पॉलन ट्यूब ये रास्ता बनाएगा, पॉलन क्या बनाएगा, रास्ता बनाएगा, ठीक है। ये रास्ता बन गया। अब इस रास्ते के अंदर देखिए हमारे 60% जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किस स्टेज पे शेड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस स्टेज पे शेड होते हैं, वो शेड होते हैं हमारे 2 सेल स्टेज पे। और 2 सेल स्टेज में कौन से 2 सेल में आपने बताए थे, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। एक बताया था वेजिटेटिव सेल, एक बताया था जेनरेटिव सेल। कुछ लिखना मत, ये सब मैं रफ लिख रही हूँ, अभी मैं ढंग से लिखवाऊंगी सब कुछ। और 40% एंजियोस्पर्म्स में मेच्योर पॉलन का डेहिसेंस होता है, यानी कि उसमें होता है 3 सेल स्टेज में, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट होते हैं, याद आ रहा है सबको। तो अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या जाएंगे, दो मेल गैमीट, क्या जाएंगे इस पॉलन ट्यूब में, 2 मेल गैमीट। ये देखिए 1 2, ये है 2 मेल गैमीट, क्या है ये दोनों, मेल गैमीट, ठीक है। अब इसको एंट्री चाहिए ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ओव्यूल के अंदर बैठी है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब आपको भी पता है ऐसे तो साली दीदी जाने नहीं देती है ना, ऐसे नहीं जीजू, ठीक है, यस। तो अब इसको पहले रास्ता कौन दिखा रहा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस चल रहे हैं, कीमोटैक्सिस,
ठीक है। एक तो इसकी एपिकल ग्रोथ चल रही है पॉलन ट्यूब की, कौन सी ग्रोथ चल रही है? एपिकल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। दूसरा, इसको रास्ता कौन गाइड कर रहा है? यहाँ आना जी, अजी इस वाले में बैठी हूँ, यस, ठीक है। तो ये क्या है? कीमोटैक्सिस, इशारेबाजी, केमिकल, केमिकली उसको बुलाया जा रहा है कि यहां से आना है, एंट्री यहां से है, ठीक है बच्चों, यस। तो ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है? जब आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि यहां से रास्ता है, यहां से आइए, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेल गैमीट पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं दो मेल गैमीट बच्चे। अब ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तीन रास्तों से खुल सकती है। अगर मान लीजिए माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर घुस रही है, तो इसे क्या कहेंगे? पोरोगैमी। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? पोरोगैमी। अगर ये चलाजल एंड से घुस रही है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, तो इसे चलाजोगैमी कहेंगे। अगर ये इंटेग्यूमेंट से घुस रही है, तो इसे मीजोगैमी कहेंगे। तो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यस, है ना। मैम को इजी लग रहा है, ओह थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। ऐसे ही तो मैं लड़के रिजेक्ट करती थी, तुम्हें पता नहीं है? यस, लाइन में खड़े होते थे लड़के, यस 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 यस, बहुत लाइन में। चलो आ जाओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए तीन तीन रास्ते हैं जिससे पॉलन ट्यूब एंटर कर सकता है, ठीक है। रेटिंग देखा, हाँ, और बस तभी तो मैंने अरेंज मैरिज की थी, यस। चलो भाई, हो गया, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। बताइए, यस बच्चों, डन, समझ में आ गया? इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैम चलाजल पे कौन गाइड करता है? बेटा चलाजल पे गाइड, देखो गाइड तो हमेशा फिलिफॉर्म अपैरेटस ही करेगा कि यहाँ तक आना है। उसके बाद वो कहां से ओपन कर रही है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, दैट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फिर से पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, पूरा लिखवाती हूँ इस प्रोसेस को मैं। डायग्राम बना लिया था सबने कल? बैठे रहते हो, भरे बैठे रहते हो क्लास में। वैसे भी आज सुबह से कोई तुम्हारी क्लास हुई नहीं होगी, तो सारा आतंक मुझे ही झेलना है, वरना क्लास में आधे मरे हुए आते हो दो क्लास के बाद। वही सही रहता था, आधे जब बेहोश होके आते थे ना, अरे यार तभी सही रहता था। चलो, तो ये हमारे पॉलन, पॉलन दो तरह के होते हैं, इमेच्योर और एक होता है मेच्योर पॉलन। इमेच्योर पॉलन वो है जो कि 2 सेल स्टेज पे होता है, और ये चीज आपको 60% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल, ठीक है। वहीं पे मेच्योर अगर देखें हम, मेच्योर वाला 3 सेल स्टेज पे इसका डेहिसेंस होता है, 40% पे झड़ता है। इसमें होता है एक वेजिटेटिव सेल और होते हैं 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, पहले तो ये लिखो, अब मैकेनिज्म लिखते हैं पूरा। ओके रिया, हैप्पी बर्थडे बेटा। कल मेरी बिटिया आई थी, उसका ना वो है एनुअल डे, तो मेरी बिटिया स्कूल से आई तो कहती मम्मी रिया नाम की लड़की बहुत बदमाशी कर रही थी कल मेरे साथ। एकदम से रिया का बर्थडे देखा ना, याद आ गया यार उस रिया की बदमाशी को कम करना है आज मुझे। आज मैं जाऊंगी, देखो जरा, यस।
मैकेनिज्म। चलो बेटा, तो पहला क्या है? ओके, pollen from same species are allowed to interact with stigma of gynoship। तो अगर सेम स्पीशीज का नहीं है तो मामला तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है? यस, मामला तो पहले ही खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड। Now once it is verified कि it is of the same species, now pollen interacts with stigma of pistil through chemical dialogues। Of course ये बोल तो नहीं सकते, इशारेबाजी हर जगह चलती है, इशारेबाजी हर जगह चलती है, और जेनजी से ज्यादा तो ये बात कौन ही जान सकता है ना? यस। आफ्टर दिस थ्रू germ pore of pollen develops pollen tube, marking the process of germination। This pollen tube shows growth in apical direction। ये मॉड्यूल वाले सवाल है, ठीक है? एपिकल डायरेक्शन, बीच में बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा पूछने लगे थे मैम ये एपिकल डायरेक्शन क्या होती है, इसलिए अपने नोट्स में पढ़ाना ही शुरू कर दिया है। ये मॉड्यूल वाला सवाल है, नीट वाला सवाल नहीं है, ठीक है? Filiform apparatus guides entry of pollen tube into embryo sac via chemotaxis। Chemotaxis means chemical attraction। क्लास शुरू हुए 25 मिनट भी हो गए, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चल जाता है। लिखिए इसको, अभी इसमें और पॉइंट्स बचे हैं। मैम फिर हॉर्स और डंकी का बच्चा कैसे होता है कैप्टिविटी में? नेचुरल नहीं होता है। बोरॉन इज इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन प्रोसेस, यस। तो अभी टाइम हुआ है 12:17, 30 सेकेंड्स बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिखिए फटाफट से। चले नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ entry of pollen tube, we have three types:
Mesogamy, when pollen tube enters from integument of ovule. Example, we see this is in cucurbita, cucurbitaceae family. ठीक है. Second, porogamy, when pollen tube enters from micropyle, most common, मतलब सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती है. Next, chalazogamy, when pollen tube enters from chalazal part. Example, Casuarina. Casuarina. Two male gametes now present in pollen tube enters into embryo sac via synergids. Soon after this, synergids degenerate to allow double fertilization. Casuarina, chalazogamy का एग्जाम्पल Casuarina. नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये टॉपिक यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़े, क्योंकि जब मैं मेंडलिज्म कराऊंगी जेनेटिक्स में तो मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं रिपीट करूंगी. एक ही टॉपिक 10 बार रिपीट करूंगी तो बोलिए सिलेबस. वहां पे आपको पता है पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, जो मैम ने डायग्राम शो किया है, जो बनाया है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. कैसा फ्लावर है? बेस्ड ऑन द डायग्राम इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इस वाले में इट्स अ ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. ट्रू और फॉल्स?
ये एक ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल है तो यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है क्योंकि ये ओपन फ्लावर है। बट मुझे क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। मुझे जोड़ा खुद सेट करना है कि इस स्टिग्मा पे इसी का ही पॉलन गिरना चाहिए। कोई अजनबी आके यहाँ पे अपना नाच गाना नहीं कर सकता। This type of controlled breeding, this type of pollination, when you do controlled pollination, is called artificial hybridization. बट जब इस तरीके से पेरेंट्स जबरदस्ती करते कि नहीं तुझे इसी के साथ ही शादी करनी है, तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर जोर जबरदस्ती में कि अक्सर लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, लड़के के पंख काट दिए जाते हैं। पंख से मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि फोन कनेक्टिविटी कम कर दी जाएगी, खिड़कियों को बंद कर दिया जाएगा, दोस्त से मिलना मिलना बंद कर दिया जाएगा, स्कूटी उससे ले ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें करनी पड़ती है तभी कंट्रोल्ड चीजें चलती है, वरना नहीं चलती है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भौरे को हटाएंगे, यानी कि व्हाट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम इस वाले फूल से सारे एंथर्स रिमूव कर दें। अगर हमने सारे एंथर्स रिमूव कर दिए तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा गाइस। और जब हम सारे एंथर्स को रिमूव करते हैं देन दैट स्टेप इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। क्या कहते हैं उस स्टेप को गाइस, उस स्टेप को क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन। क्या होता है इमास्कुलेशन? यस बच्चों, इमास्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर। तो ये लो, ठीक है। अब हमने सारे यहां से एंथर्स को रिमूव कर दिया, बट हाउ विल यू इंश्योर कि स्टिग्मा के ऊपर तुम्हारे वाला ही पॉलन लैंड करे? अरे भाई हवा आई, हवा अपना पॉलन ले आई और ये जर्मिनेट हो गया, अब क्या करें? तो यानी कि जितना जरूरी वहां से एंथर को हटाना है उतना ही जरूरी स्टिग्मा को बचाना भी है फ्रॉम अनवांटेड पॉलिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे जिसका नाम है बैगिंग। क्या नाम है स्टेप का? बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर एक बैग लगाते हैं और उस बैग में बहुत सारे छेद कर देते हैं, छोटे छोटे। कोई मुझे बता सकता है छेद क्यों करते हैं छोटे छोटे? एनीबॉडी हु कैन टेल मी कि व्हाई डू वी डू छेद? एयर, यस ऑफ कोर्स, एयर के लिए, फॉर द फ्लो ऑफ एयर। मारना थोड़ी है भाई लड़की को, वैक्यूम वाले कमरे में थोड़ी बंद करना है, ठीक है। नाउ बैगिंग टू कवर स्टिग्मा of a flower using aerated paper bag to prevent unwanted pollination। चलो भाई, लड़का लोगों को भी निकाल दिया, बिटिया को भी बचा लिया, अब क्या करें? अब इतना बचा रहे, इतना सारा हम काम करते हैं ना बेटा दिन भर, गुड सर्विस, भूल जाते कि हमने किसको किससे बचाया था। तो इसलिए टैगिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मम्मी लोग होती है ना, आते ये 4 मैगी का पैकेट आएगा, एक तेरा एक तेरा एक तेरा, एक इमरजेंसी के लिए है। और पता नहीं क्यों मुझे सबसे पहले इमरजेंसी आ जाती थी हमेशा घर में। यस, कि मम्मी मेरे को इमरजेंसी है, मुझे अभी खानी है चौथी वाली मैगी। यस, तो वही बेटा टैगिंग हो जाती है। जैसे भी घर का राशन आता था तो उसमें जैसे बॉर्नविटा है तो चार चार चम्मच महीने की शुरुआत में मिल जाती थी हमें कि ये तुम तीनों का है। तो ऐसे, ठीक है ना बच्चों। अब तो खैर कितना ही बॉर्नविटा खा लो, अब तो हम खुद ही नहीं खाते, बेकार लगता है बिल्कुल। बट वो जमाने ऐसे थे बेटा जब हिस्सेदारी होती थी हर चीज की। तो टैगिंग भी यही है कि टैगिंग से क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर एक टैग भी लगा दिया जाता है इस तरीके से, टैग, ठीक है। लेबलिंग द वेराइटी ऑफ अ फ्लावर, लेबलिंग वेराइटी एंड important information about flower during experiment. Next,
टैगिंग के बाद लास्ट क्या आएगा, डस्टिंग। अब आपके पास वो पॉलन है जिससे आप पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज डस्टिंग? स्प्रिंकलिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। कि बच्चे भी डिजायर्ड, नीली आंखें चाहिए तो नीली आंखें वाला ढूंढो, है ना। दो काली आंखें वाले नीला बच्चा ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, है नालायको, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आंखों में नीलापन आए तो नीली आंखों वाले ढूंढो ना। काली आंखों वाले ढूंढ के सोचते थे नीली आंखें पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस, ऐसा नहीं हो पाएगा। यही तो कंट्रोल ब्रीडिंग है, ठीक है। तो डस्टिंग क्या है? टू स्प्रिंकल डिजायर्ड पॉलन्स on stigma of flower for desired product। जैसे कि कार्नेशियंस फूल होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाए जाते हैं, अलग अलग रंग के। मैम मुझे तो लगा था कि जो फ्रेंड्स नीट में देर मुझे मैं मन की क्लास की बोलूं करने बोलूं, तनु बेटा ऐसी ही बातें तुम लिखती हो, इसलिए बेटा आया हुआ रिश्ता भी हाथ से चला जाता है। इसलिए कहते लड़के थोड़ा कम ही बोलना चाहिए, समझ आता नहीं है ना खुद को ना दूसरों को, अगला बंदा क्या करे, ये होता ही है। समझ आ नहीं रहा ना खुद को ना मुझे। मैम वो एक पेड़ नहीं होता अलग अलग कॉल्यूटेड फ्लावर वाला, ये देखो एक पेड़ नहीं होता अलग अलग कॉल्यूटेड फ्लावर वाला। मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या गेस वर्क के लिए होती हूँ? अरे मम्मी वो उस रिश्तेदार का क्या नाम था आपकी साइड वाले जो हर जगह जाके पनीर खा लेते थे और बहुत बेकार की बातें करते थे? अरे वो कौन से रिश्तेदार है? ऐसे सवाल पूछते तुम मेरे से क्लास में, मैं कैसे गेस कर लूं? ऐसे सवाल पूछते तुम, स्टैंडर्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन देखो नीट एस्पिरेंट का लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा। मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ तुम्हें डाउट आता नहीं है, जबरदस्ती बनाते हो फिर करने के लिए। चलो अगर मान लीजिए फ्लावर, अगर हमारा फ्लावर फीमेल यूनिसेक्सुअल है तो क्या इस फ्लावर में मैस्कुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे? इफ अ फ्लावर इज फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, then do we need emasculation step? Yes or no? We don't need it. Why? Because उसमें है ही नहीं मेल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। So in this type, no emasculation required. No emasculation required. तो ऐसे सोचने वाले सवाल भी नीट में आ जाते हैं जहां पे आपको केस स्टडी टाइप दिए जाते हैं कि मान लीजिए ऐसा फूल है तो कौन सा स्टेप करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। डस्टिंग के बाद रीबैगिंग कर दो। लिख लिया सबने? लिखिए फटाफट से। मैम एनसीईआरटी में लिखा है, एक सेकंड एनसीईआरटी पढ़ लूं मैं। एनसीईआरटी में लिखा है मैम क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पर डिफरेंट स्पीशीज से तो पॉलिनेशन होगी ही नहीं ना, बिल्कुल सही बात है। बट बेटा कैप्टिविटी में आप याद रखो, जैसे हम म्यूल बनाते हैं ऐसे हम कैप्टिविटी में डिफरेंट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करा सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है बच्चे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वी डू हैव एक्सपेरिमेंट्स वेयर वी यूज टू डिफरेंट स्पीशीज आल्सो, बट वो जबरदस्ती के काम है, दैट इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। जैसे कि हॉर्स, अबे घोड़ा घोड़ी को ढूंढेगा ना, गधी को क्यों ढूंढेगा, सोचो। बट यहाँ पे हम घोड़ा और गधी का जोड़ा बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि उससे म्यूल पैदा होता है खच्चर, और खच्चर की कोई डिमांड नहीं होती, वो दिन भर करता हुआ नहीं घूमता है, पसंद हो तुम, वो नहीं करता, उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसे पैदा ही इंसान ने इसलिए किया है कि वो सिर्फ काम करे, काम करने वाला। अब घोड़ा घोड़ी एक दूसरे को कर टाइम वेस्ट करते हैं,
है ना बच्चे, वो नहीं चाहिए हमें। अब आपको पता नहीं है गाय, अगर पता नहीं कितने लोग घर में गाय पालते हैं, गाय का हीट पीरियड होता है, ठीक है, जिसे हम हरियाणवी भाषा में कहते हैं गाय नई हो गई। नई हो गई का मतलब क्या होता है, अब गाय ने बच्चा पैदा कर लिया है, गाय नई हो गई है, मतलब कि अब हीट पीरियड है उसका। और उस टाइम पे गाय के पास चले जाओ ना, तुम्हें भड़ता बना दे मार मार के हो, उस टाइम पे गाय इतनी क्रोधित होती है कि उसे चाहिए मेल उस टाइम पे। दैट इज अ बॉडी डिमांड ऑफ अ काउ। और अगर उस टाइम पे नहीं मिलता और आप चले जाते तो आप पिटा जाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो कहते हैं गाय नई हो गई, नई हो जाना। यस, हीट पीरियड होता है। तो अब वहां पे क्या है, अब हीट पीरियड में अगर मान लो कि वो बहुत उल्टी सुल्टी हरकत कर रही है, मार पीट रही है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना इन सब चीजों में। अब खच्चर क्या है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा घोड़ी को लाइक करूं या गधी को लाइक करूं। गधी भी इग्नोर कर रही है, घोड़ी भी इग्नोर कर रही है, अपने वाली मिल नहीं रही है। डस्टिंग, ऐसे पॉलन गिराना स्टिग्मा के ऊपर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। लिख लिया सबने? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब फाइनली हम प्री फर्टिलाइजेशन के बाद मूव कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। इवन जिम्नोस्पर्म्स में भी सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली, और किसी में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये बात समझ में लगी या नहीं लगी सबको? ठीक है, किसी में नहीं होता, जिम्नो में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, आएगी, किसी में नहीं, ओनली एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। अब हो क्या रहा है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं एम्ब्रियो सैक का। ये 3 हेप्लॉइड सेल्स हैं चलाजल एंड पे, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। यस, बीच में है यहाँ पे एग, इसके साथ में 2 सेल्स है यहाँ पे सिनर्जिड्स, और बीच में है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये रहा, ये जाना पहचाना सा लग रहा है या नहीं लग रहा है डायग्राम? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। अब मैं पोलन ट्यूब की एंट्री बनाऊंगी, यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री बनाऊंगी। आप बताना कौन सी है, चलाजोगैमी है, पोरोगैमी है, या फिर मीजोगैमी है, बताने की कोशिश करना, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमीट्स है, जैसे आप देख सकते हैं। वेजिटेटिव सेल का पूरा न्यूट्रिशन ये ले चुके हैं, अब ये फुल मेच्योर हो चुके हैं धमाल मचाने के लिए। दिस इज अ डायग्राम ऑफ पोरोगैमी, ठीक है। तो ये पूरा जो फीमेल गेमीटोफाइट है जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। क्या है ये फीमेल गेमीटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। ये दोनों लाल वाले कौन है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या है? हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये क्या है? एग सेल। एग भी क्या होता है हमारा? हेप्लॉइड सेल। बीच में क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये हमारे एंटीपोडल्स। ये हमारी पोलन ट्यूब। अब इसे इन दोनों सेल्स को अंदर आने का रास्ता कौन दिखाएगा? सिनर्जिड्स। कौन रास्ता दिखाएगा? सिनर्जिड्स, ठीक है। तो अब ये अंदर आ चुके हैं, ये देखिए 1 एंड 2, ये देखिए ये दोनों अंदर आ चुके हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये रहा एक मेल गेमीट, ये रहा दूसरा मेल गेमीट। अब 2 मेल गेमीट है। अरे यार, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे अब हर डायग्राम में थोड़ी बनाऊंगी बेटा, खुशी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। हर बार नहीं बताएंगे हम, ठीक है। यस, अभी देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से सब, आफ्टर फ्यूजन सेल बन जाएगा, देखो ध्यान से।
अब यहाँ पे 2 मेल गैमीट अंदर आ चुके हैं एम्ब्रियो सैक के, ठीक है, यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ध्यान से पहले सुनेंगे। अभी हमारे पास है ये एन जो कि है मेल गैमीट। क्या है ये? मेल गैमीट। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एग के साथ। ये हमारा एग। तो n प्लस n क्या बनेगा? हमारा सिंगल सेल बनेगा, और सिंगल सेल क्या हमारा? 2n। क्या हमारा? 2n। और ये हमारा बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया हमारा? जाइगोट। यही जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा आगे जाके? एम्ब्रियो, जिससे पूरा पेड़ बनेगा। इसी से क्या बनेगा? पूरा पेड़ बनेगा, ठीक है, पूरा पेड़। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? दूसरा है सेंट्रल सेल जो कि 2n है, और एक है हमारा मेल गैमीट। जब सेंट्रल सेल फ्यूज करता है मेल गैमीट के साथ, तो ये बनाते 3n स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंडोस्पर्म। क्या नाम है इसका? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे दो फ्यूजन हुए, एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस केस में इस वाले को, जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलते हैं इसे ट्रिपल फ्यूजन बच्चों? क्योंकि 3n इज अ प्रोडक्ट, इसीलिए बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दिस इज अ 3n एंडोस्पर्म बनता है। और जो ऊपर वाला है हमारा, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। इसको क्या बोलते हैं? सिनगैमी, विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो एक ही टाइम पे दो प्रोसेस चल रही है। नहीं बेटा, लविता, नो, दो प्रोसेस चल रही है एक ही टाइम पे। एक जाइगोट बना रहे हो और एक एंडोस्पर्म बना रहे हैं। जाइगोट शरीर बनाएगा, और शरीर को एनर्जी देने वाला कौन होगा? एंडोस्पर्म। हाँ बेटा आदित्य, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। लिख लीजिए बच्चों, जब ये हो जाए तो बताइए। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन डन। नाउ वी विल स्टार्ट विद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आखिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? एनीबॉडी इन द क्लास? आराम आराम से आप नोट्स बना रहे हैं? नोट्स पे प्लीज फोकस कीजिएगा। नोट्स में मैं बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा भी लिखवाती हूँ, ट्रिक्स हो गए या डायग्राम्स हो गए। तो दो मेल गैमीट्स हैं। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ, जाइगोट बनेगा। एक सेंट्रल सेल के साथ करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, और एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। अभी बताती हूँ दीपा, अभी हम पहुंच रहे हैं बेटा, सारी चीजें बताऊंगी मैं, डोंट वरी। सिनर्जेट्स डीजनरेट हो जाएंगे। अभी आ रही बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, डोंट वरी।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अंदर का न्यूक्लियस कहलाएगा 3n का न्यूक्लियस, और ये पूरा कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेल के अंदर का न्यूक्लियस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द एंटायर सेल जो एंडोस्पर्म बना रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पेक पेन, पेक के अंदर है पेन, ठीक है। मैम एम्ब्रियो सैक के अंदर कहां से एंटर करेगा वेदांत? आंखें को बेटा इससे क्लियर मैडम क्या बना सकती है? मैम ग्लोबुलर हार्ट और शेप एम्ब्रियो क्या होता है, क्या मैंने आगे पढ़ा दिया है? दोनों हमेशा पहले क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनता है पहले हमेशा, फिर उसके बाद आपका बनता सॉरी पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है। पहले खाने का इंतजाम किया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। अगर मैं कहूं वैसे तो देखो दोनों साथ साथ ही होते हैं, बट फिर भी पूछ रहा है कि नहीं 2 सेकंड पहले कौन सा वाला बच्चा आया, तो ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। चले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, आराम आराम से समझना, काफी अच्छे डायग्राम्स है इस वाले टॉपिक में भी। देखिए हेडिंग, पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे? एंडोस्पर्म ही पढ़ेंगे, ठीक है। यस, फर्स्ट एंडोस्पर्म। अब मैं कुछ सवाल पूछूं रिवीजन के लिए, कौन सी प्रोसेस के बाद बनता है एंडोस्पर्म? कौन सी प्रोसेस के बाद बनता है एंडोस्पर्म? ट्रिपल फ्यूजन के बाद, ठीक है। यस, तो सबसे पहली चीज, एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी है? 3n, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है गाइस, बिल्कुल होता है, बट ये ट्रिप्लॉइड ना होके हैप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका फ्यूजन नहीं होता है मेल गैमीट के साथ। लाइक आई टोल्ड यू, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में सिंगल होता है। वहां पे सिर्फ एक का फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का नहीं होता है, इसलिए वो हैप्लॉइड रह जाता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीड। द फर्स्ट टाइप ऑफ सीड इज नॉन अल्ब्यूमिनस या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। 2 तरह के बीज हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक वो बीज है जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि सारा एम्ब्रियो खा जाता है। एम्ब्रियो कहते हैं किसी को क्या देना, मैं ही खा जाता हूं सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, when endosperm is not present in the seed, why? Because embryo has eaten up all the endosperm during its development, ठीक है। तो ये नॉन का मतलब क्या है? नो एंडोस्पर्म, नॉन से याद रखना है नो एंडोस्पर्म, ठीक है। seeds which are without endosperm as it was completely utilized by developing embryo। एक ना कोविड के टाइम पे एक बड़ी अच्छी गेम आई थी गाइस, जो सरकार ने बैन कर दी थी, कहते थे कि नहीं खेलनी, क्योंकि ना तुम लोग जुटबाजी बना बना के कोविड में बड़े मजे लेते थे। उस गेम का नाम क्या था? पबजी, PUBG। ये आपकी ट्रिक टू रिमेम्बर है, पबजी। पबजी आप नहीं खेल सकते, नहीं होता इसमें क्या? एंडोस्पर्म। तो P से क्या याद रखना है? P, B से याद रखना है बीन, G से याद रखना है ग्राउंड नट। हो जाएगी ट्रिक याद? PUBG। आई थिंक काफी बच्चों को तो याद हो भी गई होगी। Next we have the second type of seeds, albuminous seeds। अब कोई भी बच्चा मुझे डेफिनेशन बता सकता है इसकी खुद से? Now you know what is non-albuminous, तो आप बता सकते हैं what is albuminous?
The seeds which have endosperm, because embryo fails to utilize or consume the entire endosperm. ठीक है, seeds with endosperm as embryo fails to consume endosperm completely. Example: CCCCC, MC, monocot. Yes, CCCCC, CCC, coconut, cotton, and castor, wheat, maize, सारे मोनोकॉट्स आ रहे हैं भाई, मोनोकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट्स. ठीक है, अब कोकोनट पे आते हैं. कोकोनट के बारे में एनसीईआरटी लिखती है. कोकोनट में दो चीजें होती है खाने की. आजकल इतना महंगा आ गया कि कपल्स एक ही कोकोनट में 2 स्ट्रॉ डाल के पी लेते हैं. भाई पैसा किसको नहीं बचाना गाइस. प्यार का प्यार, लड़की को भी लगता है रोमांस हो गया, लड़का कह रहा है चलो भाई, इसी भ्रम में कम से कम पैसे तो बच गए 50-60 रुपए. इतना डीजल भरवा के वापस भी तो छोड़ना है घर पे, खुद थोड़ी जाएगी अब, है ना बच्चों. तो दो चीज होती है. एक होता है वो मलाई, जिसे हम कहते हैं व्हाइट कर्नल, मलाई. ठीक है, और एक होता है नारियल पानी, टेंडर वाटर, जो कि बहुत अच्छा होता है. आपको डेली पीना चाहिए. डेली नहीं तो हफ्ते में 3 दिन जरूर कोकोनट वाटर पीना चाहिए. इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, बाल झड़ने कम हो जाते हैं, स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है. प्लस बच्चे ऑफ कोर्स दैट ऑस्मोट, जो आपका आयरन बैलेंस है वो अच्छा हो जाता है. आई एम एलर्जिक टू कोकोनट, मत पीना बेटा. यस, मत ही पीना. अब देखो, तो ये जो व्हाइट कर्नल है, जो मलाई बनी हुई है, वो होता है इसका फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म. फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म, सेल से बना होता है वो. वही एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जब बहुत ज्यादा डिवाइड करता है तो दैट फॉर्म्स अ वाटर. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो न्यूक्लियस से बन रहा है पानी और सेल से बन रहा है मलाई. इसलिए काफी न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन ही होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला है. लिख लिया सबने? मैम रोज पीने के लिए किडनी बेचना पड़ेगा. ये बात तो सही कह रही लीना. मैंने एक हफ्ते पिया क्योंकि मैं काफी बीमार थी पिछले हफ्ते, आपको पता है बहुत ज्यादा वायरल था मुझे. तो मेरे डॉक्टर ने कहा भाई नारियल पानी पियो. महंगा बहुत पड़ा. बात तो सही कह रहे हैं. सेंसेशन होता दुर्गेश. यस, वाटर. चले आगे. सब जनाने वाली बात एकदम से शुरू कर देते हैं क्लास में. अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंडोस्पर्म. न्यूट्रिशन की बात कर लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन पहले बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होता है. जैसे बच्चा आने वाला होता है तो घर वाले कंबल ले आते, बच्चे को ठंड लगेगी, बच्चे का कॉट रख देते, कहाँ सोएगा. ठीक है, तो पहले सामान फिर एम्ब्रियो. ऐसे बेटा यहाँ पे भी है. अब हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट से. जो बच्चे के सवाल थे वो हार्ट शेप, सस्पेंसर, वो सब बेटा आपका यहाँ पे आएगा इस वाले टॉपिक में. दिस इज अ टॉपिक वेयर आई विल टीच यू दैट पार्ट.
हाँ, विशाल को बहुत टेंशन है कि राजस्थान में कितने का मिलता होगा। विशाल एक बार हुआ बेटा, घूमा घूमा बेटा घूमा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नारियल पानी का रेट क्या है राजस्थान में। ऑफ कोर्स नीट में ये भी पूछ सकते हैं, जैसे एसएससी के पेपर में पूछा था कि अलका याग्निक ने इनमें से कौन सा गाना नहीं गाया, ऐसे तुमसे भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में कोकोनट पानी सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई लाइक दिस, जो आपका इनोवेशन क्रिएटिविटी क्लास में निकलता रहता है ना बीच बीच में, बहुत पसंद है मुझे ये सब गधे। चलो अब आते हैं यहाँ पे, पहला हम स्टार्ट करेंगे डाइकॉट्स के साथ। हेडिंग देखो सब, डायग्राम बना लेते पहले, इसका काफी बड़ा डायग्राम है, ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। मैम मत बोलो, एंटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, है वेदांत? ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। इस बैच के बच्चे पता नहीं क्यों पीड़ित लग रहे हैं मुझे। जाइगोट, फिर मैं समझाती हूँ इसको, बस सब क्लास करेंगे अब। डिवाइड्स इनटू टू सेल, सस्पेंसर सेल, एपिब्लास्ट सेल। ऊपर वाला टर्मिनल सेल एम्ब्रियोनल सेल, डिवीजन, देन वी हैव टर्मिनल से बनेगा, एक तो बनेगा एपिबेजल और एक बनेगा हाइपोफाइसिस। एपिबेजल, हाइपोफाइसिस, और यहाँ मिल जाके सस्पेंसरी ऑस्टेरा। मैं भी काफी फोकस होकर बना रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम फोकस वाले ही हैं, ठीक है। यस मैम, आप उर्दू भी पढ़ती थी क्या? आप हमेशा राइट से लिखते थे। मैं इसका रीजन बताती हूँ। लाइक ये जो पुराने बच्चे हैं, ये उनको पता होगा, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी आकाश में, तो वहां पे मेरी एक मास्टर टीचर थी जिन्होंने बताया कि इफ यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट, विच इज एक्चुअली टफ फॉर अ टीचर, यहाँ से मैं यहाँ उल्टा स्टार्ट करती हूँ। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, मैं हटती जा रही हूँ, तो आप उसे बना पाते हैं। बट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, तो मैं आगे आती रहती हूँ कंटेंट के, तो उससे क्या होता है, क्योंकि आई एम अ राइटी पर्सन, तो उससे क्या होता है, मैं आगे आती रहती हूँ, तो बच्चे को और लेट होता है लिखने में। अब जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, मैं हटती जा रही हूँ वहां से, तो बच्चों के पास क्लियर व्यू आता है, और क्लियर व्यू आता है तो बच्चा फिर क्या है, अपने नोट्स बनाता है, वरना और टाइम लगेगा। अगर मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी बनाती रहूंगी, तो बच्चा ना यहाँ का देख पा रहा है जो मैंने लिखा है, so that will use lot of time in the class. So this was the strategy told to me by my master teacher. If you do this, you can actually save lot of time of kids. और बच्चों के ना अंदर एक आदत होती है, नोट्स कंप्लीट नहीं होते ना, दे डोंट फील गुड, और कई बार वो क्लास के बाद लिखते भी नहीं आलस के कारण। तो इसलिए हर वो चीज करनी चाहिए जिससे बच्चों को सहूलियत हो क्लास में।
इसलिए बेटा मेरी आदत ही यही होगी कि मैक्सिमम टाइम आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। जितनी भी थियोरी आप देखोगे मैं पहले लिख देती हूँ, तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। ठीक है। उल्टा बनाया है मैंने, ऊपर कॉटिलेडन बनेगा ना, एनसीईआरटी का है। एक बार मैं देख लेती हूँ, एनसीईआरटी देख लेती हूँ, एक सेकंड। इन्होंने बेटा बस उल्टा बनाया है और कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली डायग्राम उल्टा बना रही हूँ बस। हाँ मैं अभी आपको पता लगेगा हाउ आई एम मेकिंग दिस। मैं ऊपर कॉटिलेडन बनाऊंगी। ठीक है, ये आपके बन गए दो कॉटिलेडन हार्ट शेप। ये देखो ये आ गया ना आपका, ये वाला स्टेज पहुंच गया। अब इसके नीचे ये हाइपोफाइजिस ब्लू कलर से बना रही हूँ, और ये नीचे इसके आपके वेसिकुलर सेल्स। ये रहा। ये देखो, अब आपको समझ में आया। मैम उल्टा बना रही है बस। अब ये मत सोचना कि गलत या सीधा है, आपको सब चीजों के मतलब पता होने चाहिए। सो दिस इज अ हार्ट शेप्स, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो गया यहाँ पे आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, बच्चों को बाद में डाउट आता, हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा बच्चों का डाउट। अब ये देख सकते हैं, ये जो दो ऊपर बनाए हैं मैंने, ये दो कॉटिलेडन्स बनने की शुरुआत हो गई है। टू कॉटिलेडन्स। और यहाँ पे जो इसका नीचे वाला सेल है, ये वाला, दिस विल फॉर्म प्लिम्यूल जो शूट सिस्टम बनाएगा, एंड दिस विल फॉर्म रेडिकल हाइपोफाइज। ओके, अब इसके बाद दिस विल कर्व डाउन, ये कर्व कर जाएगा इस तरीके से। ये देखिए झुक गया, क्योंकि मोटा था, ये काफी मोटा था तो ये झुक गया इस तरीके से। ये झुक गया, मोटा था ना तो झुक गया। ये आपके दोनों कॉटिलेडन्स हैं। कॉटिलेडन्स के नीचे क्या बना है, प्लिम्यूल, तो ये हो जाएगा प्लिम्यूल। ये क्या बना है, रेडिकल। रेडिकल से निकलेगा रूट सिस्टम, प्लिम्यूल से बनेगा पूरा शूट सिस्टम। कॉटिलेडन्स प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन सेल्स को। प्लिम्यूल रेडिकल, यहाँ होगा इसका हाइपोकोटाइल, इसके नीचे रेडिकल, यहाँ पर एपिकोटाइल, इससे निकलेगा प्लिम्यूल, और ये बना देते हैं इसकी कैप, पैरेन्काइमेटस रूट कैप। इसको दिया है मेच्योर नाम, ठीक है, मेच्योर। लो भाई, जितना मैं अच्छा बना सकती थी। इसको ग्लोबुलर बोल लो, ग्लोबुलर। बनाओ डायग्राम। मैम एनसीईआरटी आपकी तरह सीधा सीधा क्यों नहीं लिखती, फिर वो एनसीईआरटी नहीं होती ना। प्रो एम्ब्रो
जाइगोट के बाद ये वाला प्रो एम्ब्रियो स्टेज हो जाएगा इसका। बस अरे अभी समझाऊंगी ना कुछ चीजें तब बताऊंगी, मजा मत खराब करो मेरी टीचिंग का तुम लोग, और नहीं तो मजा खराब करो मेरी टीचिंग का। कुछ चीजें तो समझाते समझाते भी लिखवाते हैं। बनाइए, अभी टाइम क्या हुआ है? 1:04, 1:06 पे वी विल स्टार्ट। बस गलत मत बनाना। चलो गाइस, 1 मिनट है शायद, अभी 5 हुआ है। इसका डायग्राम ही मेन है, बाकी सब तो थियरी तो इतनी कुछ है नहीं। पॉइंट्स तो मैं लिखवाऊंगी। आजकल मैम लिखने के लिए टाइम ज्यादा देने लगे है ना। आई हैव इम्प्रूव्ड गाइस। डायग्राम कॉम्प्लेक्स है। कोई आया है क्या? 1 सेकंड गाइस। आइए गाइस, आ जाओ। ओके एवरीबॉडी, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। अब समझ लीजिए डायग्राम बन गया है तो। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा डायग्राम बनाया है मैम ने, थोड़ा सा उल्टा बनाया है क्योंकि मुझे ये तरीका ज्यादा बेटर लगता है एक्सप्लेनेशन का बजाय एनसीईआरटी वाला। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो प्रोसेस की बात करते हैं, एक है सेल डिवीजन और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि सेल डिवाइड भी करेगा, साथ के साथ डिफरेंशिएट भी करेगा अपने फंक्शन को हासिल करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे कितने काम चल रहे हैं? दो काम चल रहे हैं, डिवीजन भी हो रहा है, स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है। तो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जाइगोट। क्या बन रहा है? जाइगोट। जाइगोट एक तरह का डिप्लॉयड यूनिसेलुलर सेल है। क्या है ये? एक तरह का डिप्लॉयड सेल है। और कैसा है? यूनिसेलुलर सेल है। अब ये जाइगोट में होगा सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जब इसका सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है तो इस जाइगोट से दो सेल्स बनते हैं। एक वो जो शॉक एब्जॉर्बर बनने वाले हैं, सस्पेंसर सेल, और दूसरा वो जिससे एम्ब्रियो बनने वाला है। तो दो सेल कौन से बने? सस्पेंसर सेल और टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल का काम क्या है? एम्ब्रियो को फोकस करना, एम्ब्रियो बनाना, जिससे पूरा प्लांट बनेगा। और सस्पेंसर सेल का काम है शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जब इसमें और डिवीजन होता है तो सस्पेंसर सेल्स डिवाइड करते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका अंतिम हिस्से को हम कहते हैं वेसिकुलर सेल या हॉस्टेरियम। ठीक है, क्या है? वेसिकुलर सेल या हॉस्टेरियम। और इसके ऊपर भी टर्मिनल सेल डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला सेल बनता है एपी बेसल सेल और एक आखिरी अंतिम छोर पे सेल बनता है हाइपोफाइसिस। एपी बेसल सेल दो चीजें बनाएंगे फ्यूचर में। ये बनाएगा कॉटिलेडन और प्लेम्यूल यानी कि शूट सिस्टम, एपी बेसल सेल बनाता है।
और हाइपोफाइसिस जो कि नीचे की तरफ है, तो ये नीचे के सिस्टम को बनाता है, रेडिकल को बनाता है, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम। अब जैसे कि इस स्टेज पे आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर स्टेज। अब यहां से चलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो पे, जहां पे एपी बेसल सेल ने सबसे पहले क्या बनाए, दो कॉटिलेडन्स बनाए। इन कॉटिलेडन्स के नीचे यहाँ पे जो ये वाला सेल है, ये है आपका प्लिम्यूल, प्लिम्यूल का प्रिकर्सर, शूट सिस्टम बनाने वाला सेल। और हाइपोफाइसिस का सेल यहाँ पे क्या बनाएगा, रेडिकल, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी लाइक स्ट्रक्चर। जब बहुत ज्यादा कॉटिलेडन्स भारी हो जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है, क्योंकि मोटी चीज ऊपर है तो वो झुक जाएगी, इसलिए झुक जाता है। दिस इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो। जब ये झुक जाते हैं तो ये दोनों तो बन जाते हैं कॉटिलेडन्स, और यहां बनता है एक नया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर है एपिकोटाइल जो बनाएगा प्लिम्यूल, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे के हिस्से में है हाइपोकोटाइल। कोटाइल का मतलब होता है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के नीचे बनना वाला हिस्सा जो है रेडिकल। रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रूट कैप, और यही रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन डाइकॉट्स। तो आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, आ जाइए। तो सबसे पहले कहानी कहां से शुरू हुई बच्चों, कहानी कहां से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई हमारे जाइगोट से, जो कि यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही जाइगोट में सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो दो सेल्स बनेंगे। ऊपर वाला सेल टर्मिनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल जो एम्ब्रियो बनाएगा, नीचे वाला सेल जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है वो है सस्पेंसर सेल। ये दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे। जब ये दोनों सेल डिवाइड करते हैं तो टर्मिनल सेल बनाते हैं एपी बेसल सेल और हाइपोफाइसिस। एपी बेसल को काम दिया गया कॉटिलेडन और प्लिम्यूल बनाने का, और हाइपोफाइसिस को काम दिया है रेडिकल या रूट बनाने का। ठीक है बच्चों। फिर दिस स्टेज इज कॉल्ड ग्लोबुलर स्टेज, और जहां से पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा रहेगा उसको हम कहेंगे वेसिकुलर सेल या हॉस्टेरियम, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करके रखेगा। उसके बाद आता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो स्टेज, जहां पे एपीबेसल सेल सबसे पहले दो बड़े बड़े कॉटिलेडन बनाएगा। उसके नीचे वाला सेल प्लिम्यूल प्रिकर्सर कहलाएगा, और सबसे नीचे वाला सेल रेडिकल कहलाएगा। फिर उसके बाद जब ये कॉटिलेडन बहुत मोटे हो जाते हैं तो ये मेच्योर एम्ब्रियो बनाते हैं, और ये झुक जाते हैं आगे की तरफ, भारी हो गए न्यूट्रिशन से। तो ये दोनों जो है ये कॉटिलेडन है, और पीछे बनता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। उस एक्सिस में कोटाइल यानी कॉटिलेडन से ऊपर आपका क्या है, एपिकोटाइल, कॉटिलेडन के नीचे क्या आपका हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल फ्यूचर के प्लिम्यूल को बनाएगा जिससे शूट सिस्टम बनेगा, और हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाएगा जिससे आपका रूट सिस्टम बनेगा। और इस रेडिकल को प्रोटेक्ट ब्लू से क्या कर रहा है, रूट कैप। समझ आया बच्चों, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। तो एनसीईआरटी के मैं वो लाइन लिखवा देती हूँ जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखे डाइकॉट डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए। embryonal axis appears in mature dicot seed, in which the upper part differentiates into epicotyle, giving rise to limule, while the part below develops into hypocotyle, which gives rise to radical. ठीक है बच्चों, two heavy
cotyledons. Primary source of nutrition for developing embryo. अब आते हैं डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स मैम चेयर वाले को ओपन करेंगे तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन जाएगा. हाँ, यस. ओके, यहां से शुरू करें. ये है जाइगोट. Zygote divide and differentiate into terminal cell and suspensor cell. Same embryonal cell and ये हो गया embryonal cell, ये हो गया suspensor cell. With this develops into, काफी सारी स्टेजेस हम स्किप करते हैं इसमें क्योंकि होती नहीं है, सिंगल कॉटिलेडन है इसमें. The most important diagram for need. ऐसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इसका लेबलिंग तो बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा. पहले है इसका कोलियोटाइल, limule, root cap, this is radical. यहाँ पे this is the remnants epiblast. इसकी लेबलिंग बाकी है इसलिए मैंने उसमें काफी जगह छोड़ी. कर दो क्या? कर देते. हाँ, ये एनसीईआरटी का लेबलिंग थी. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही. आता है वन ऑफ द फेवरेट डायग्राम्स है लेबलिंग के लिए. दिस इज कोलियोराइजा, दिस इज रूट कैप, this is radical, this is epiblast, which is a reduced secondary cotyledon. This is coleoptile sheet, this is limule, this is scutellum. बना लीजिए. एक 17 हुए हैं, एक 19 पे वी विल स्टार्ट.
1 minute more, guys. I don't know, Prabhas. I don't predict future. I go with the flow. तुम लोग को अभी तो पता नहीं लगा, मैम इतनी लाइफ में टेंशन नहीं लेती बेटा. I go with the flow. मेरा मन कर रहा है पढ़ाने का, मैं पढ़ाती चली जाऊंगी. I don't technically plan this much. I go with the flow. इसलिए तो मैं हमेशा आगे रखती हूँ अपना सिलेबस. टेंशन नहीं लेती मैं फिर. काय को टेंशन लेनी है लाइफ में? वैसे बतेरी कम है क्या? आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा. चले गाइस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. देखिए, ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट आपको पता लगे सेम ही है. सो यहाँ पे भी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम a unicellular diploid cell called zygote which is formed after fertilization of male gamete and female egg. ठीक है. जाइगोट में सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा तो दो तरह के सेल बनेंगे. एक है एम्ब्रियोनल सेल, दूसरा है सस्पेंसर सेल. एम्ब्रियोनल सेल ऑफ कोर्स पूरा एम्ब्रियो बनाने वाला है. सस्पेंसर सेल स्टॉक और शॉक एब्जॉर्बर का काम करने वाला है. यही एम्ब्रियोनल सेल पूरा का पूरा डेवलप करता है इनटू अ मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स को मोनोकॉट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनो में सिंगल कॉटिलेडन होता है. तो यहाँ पे आपको एक एपिब्लास्ट दिख रहा होगा विच इज अ रिड्यूस सेकेंडरी कॉटिलेडन. इनके पास दो कॉटिलेडन नहीं होते क्योंकि इनका एक रिड्यूस हो जाता है जिसे हम एपिब्लास्ट कहते हैं. और यहाँ पे जो कॉटिलेडन है, स्पेशली इन ग्रासेस के केस में जो कॉटिलेडन है वो लेटरल साइड पे चला जाता है, मतलब कि वो बीच में ना रह के साइड में चला जाता है, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया स्क्यूटेलम. सो स्क्यूटेलम is a laterally placed cotyledon in grasses. क्या होता है स्क्यूटेलम? स्क्यूटेलम एक तरह का कॉटिलेडन ही है, बट वो लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है इन ग्रासेस. बाकी में कॉटिलेडन, ग्रासेस में स्क्यूटेलम. ठीक है. और यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो शीट्स है, अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. ऊपर वाली अनडिफरेंशिएटेड शीट का नाम है कॉलियोप्टाइल, जो प से पारो, प से प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट कर रही है. नीचे वाली शीट का नाम है कॉलियोराइजा, जो र से रूट, र से राइजा, यानी कि दिस शीट इज प्रोटेक्टिंग रेडिकल व्हिच विल फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ मोनोकॉट्स. और रूट के पास क्या होता है? रूट कैप भी होता है फॉर फर्दर प्रोटेक्शन आफ्टर डेवलपमेंट. So this is how a structure of mature monocot embryo looks like. समझ आया नहीं आया? बहुत सिंपल था. चलिए अब इसके पॉइंट्स लिखवा देती हूँ एनसीईआरटी के. Point number 1, the laterally placed cotyledon in grasses is called scutellum. The reduced secondary cotyledon is called epiblast. Next. Coryoriza, undifferentiated sheet covering radical, which is a precursor of the root system. Coleoptile, again
नेक्स्ट टॉपिक सीड। ओके विशाल, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा आप लोग को लग रहा है कि खत्म होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। अभी सीड बचा है, सीड वाइबिलिटी बचा है, सीड डॉर्मेंसी बचा है, फ्रूट्स बचे हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स, भाई बतेरी चीजें बची है अभी। तुम्हें लग रहा है खत्म होने वाला है, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, काफी सारी चीजें बच्चे। आपको लग रहा है बस चैप्टर खत्म होने वाला है क्योंकि आप एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी फोकस नहीं कर रही ना। देखो डॉर्मेंसी बचा है, पेरिकार्प क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट। अभी एनसीईआरटी के भी 1 2 3 4 पन्ने बचे बेटा। नहीं, ये शीट होती है जो कवर करते हैं प्लिम्यूल और रेडिकल को। पार्थिनोकार्पी, यस। तुम मजाक में क्यों ले रहे हो भाई? क्यों करना है तुम्हें इतना जल्दी? मैं हूं ना कराने के लिए। जल्दी नहीं करना है, अच्छे से करना है। सीड, तो सीड क्या होता है? सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मैंगो के अंदर एक ही ओव्यूल होता है तो एक ही सीड मिलता है। पपाया के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं उसके ओवरी के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे सीड मिलते हैं। सिंपल। कीवी देख लीजिए, ठीक है? तो आप फ्रूट को देख के बता सकते हैं किसके पास कितने ओव्यूल रहे होंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सब, यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज थिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, सम सीड्स are formed from ovule without fertilization। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो ओव्यूल से बन जाते हैं बट बिना फर्टिलाइजेशन के। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, स से याद रखना, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। This phenomena occurs in two. One is grasses and other is family Asteraceae, जिनमें स्टार शेप्ड फूल होते हैं, सनफ्लावर्स, मैरीगोराउंड, एस्टरेशी फैमिली। ये जो लिंक मांगने वाले हैं ना, पहले तो इनको उड़ाऊं मैं। क्लास में डेली आते नहीं है, क्लास स्पैम करते रहते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये आउटर कोट है, ये वो स्कार है हाइलम, और ये है इनर कोट। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सीड कोट। ये है आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट, ये है इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा, इनर सीड कोट को कहते हैं टेगमेन। और ये जो छोटा सा स्कार टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है? ये वो पॉइंट है जहां से ये फ्रूट से कनेक्टेड था, फ्रूट से। और ये दिस एक्ट एज ए एक्सचेंज एरिया, ठीक है? इसकी दिस एक्ट एज ए एक्सचेंज एरिया फॉर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है? मैं एनसीईआरटी का डायग्राम लिख रही थी इस वाले का, या नहीं है? इस वाले में नहीं दिया, 11th वाले में दिया होगा। बेटा याद है मैंने पॉलन वाइबिलिटी समझाया था इस चैप्टर में। पॉलन वाइबिलिटी क्या था? कब तक पॉलन जर्मिनेट कर सकता है स्टिग्मा को। ऐसी एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड सीड वाइबिलिटी।
क्या कोई भी बच्चा रिलेट करके बता सकता है कि इसका मतलब क्या होगा? मैंने पॉलन वाइबिलिटी समझाया था, ऐसे मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज सीड वाइबिलिटी? सीड कब तक जर्मिनेट कर सकता है? बिल्कुल सही। सीड वाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ सीड ऑफ जर्मिनेशन। कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है? एलिजिबिलिटी। यस, सो इज डिफाइंड as the power of seed for germination. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी ने गाइस, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ल्यूपिन एक सीड है जो हमें मिला है ल्यूपिनस आर्टिकस से। इसको कहां ढूंढ के निकाला था? आर्टिक टुंड्रा से। इसका सीड जर्मिनेट हुआ है आफ्टर 10,000 ईयर्स। सोचिए। तो इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे हम। पहला एग्जांपल है इसका, ल्यूपिन सीड है। ल्यूपिन सीड, ये ल्यूपिन सीड किसको बिलोंग करता है? ल्यूपिनस आर्टिकस बिलोंग्स टू ल्यूपिनस आर्टिकस, पेड़ का नाम होगा ये, ठीक है। द सीड was excavated from Arctic tundra। आर्टिक टुंड्रा से इसे निकाला गया रिसेंटली, एंड दिस सीड जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स। ठीक है, महाभारत 5,000 साल पहले हुई थी, त्रेता युग में। मत बोला करो नहीं पता होता तो। The seed was excavated from Arctic tundra. This seed germinated after 10,000 years. द्वापर युग में हुई थी? नहीं, पहले कौन सा आया था? सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। कृष्ण जी तो आए थे उसमें, त्रेता युग में। यस, मैम फर्स्ट ही गई है, तुम लोगों में मुझे कभी विश्वास नहीं रहता। द्वापर में आए थे कृष्ण जी, त्रेता युग में कौन आए थे बताना जरा। त्रेता पहले आया था? मुझे इतना पता है कि कृष्ण जी वाज देयर 5,000 इयर्स पहले। राम जी ठीक है, हाँ हो सकता है। मैं आज सुबह ही रिवाइज कर रही थी ये टॉपिक, रिवीजन के बाद भी गलत हो गया बताओ। आजकल मैं इंडियन माइथोलॉजी पढ़ रही हूँ ना, गीता पढ़ रही हूँ एक्चुअली। मैं डेली सुबह आधा घंटा में गीता पढ़ती हूँ आजकल। और पता नहीं व्हाट हैज सडनली हैपेंड टू मी, मुझे टेंशन ही होनी बंद हो गई है यार। अभी आज, चल मैं तुम्हें क्या बताऊँ, एक जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है आज, ठीक है, और मुझे फेले की टेंशन नहीं है गाइस। एंड पहले जब ऐसा होता था तो मैं बहुत पैनिक में रहती थी एक महीना पहले कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी मैं आज मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है यार। मुझे 1% टेंशन नहीं हो रही है, क्यों? ये सही नहीं है। होना चाहिए नर्वस और टेंशन यार, इतना बड़ा फैसला है मेरी लाइफ का, वरना हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं यार, जो भी है चलो ठीक है, देखते हैं। अलग ही जोन में घूम रही हूँ, वो तुम्हारे जेनजी में क्या कहते हैं, बैडी बन गई हूँ मैं, बैडी। यस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट है एक्सकवेशन व्हिच अकर्ड एट किंग्स हैरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ठीक है, एक एक्सकवेशन और हुआ था नियर किंग हेरोड्स, क्या था, पैलेस नियर
डेड सी, यहाँ पे 2000 साल पुराना, ठीक है, डेट पाम का एक सीड मिला, डेट पाम सीड जो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेटेड, और उस पेड़ का नाम क्या है जिसका ये था, दैट इज कॉल्ड फीनिक्स डैक्टिलिफेरा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इसी में सीड डॉर्मेंसी। अभी हमने सीड वाइबिलिटी किया, अब हम कर रहे हैं सीड डॉर्मेंसी। जब सिचुएशन सही नहीं होती तो उस टाइम पे कम बोलना ही सही रहता है। मार्क्स अच्छे आए नहीं है वह करके एडवाइसेस बांटो नीट एस्पिरेंट को, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा एक दो ब्लॉगर्स के साथ हुआ है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, रिजल्ट अलग अलग बता देते हैं, फिर बच्चे जाके अरे नीट एस्पिरेंट वालों से दूर रहना चाहिए। भाई ये इतने कमेंट करते कि लोग कमेंट्स ऑफ कर देते हैं। किसी को भी छेड़ो, एस्पिरेंट को मत छेड़ो बस। यस, जितना ये अंधभक्त बन के फॉलो करते हैं ये उतनी बैंड में बजा देते हैं, तो इनके साथ मत खेलो। जो सच है बता दो इन्हें, सिंपल सा है कि नीट में पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े करोगे और नहीं हुआ ऐसा तो ये उतनी बैंड बजा के आते हैं, बिल्कुल भी मत छेड़ो इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सीड का मॉइस्चर 10 to 15% है, ठीक है, विच इज वेरी लेस, तो सिचुएशन में क्या होता है, द सीड अवॉइड्स जर्मिनेशन, ठीक है। यस, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन सीड अवॉइड्स germination due to unfavorable conditions, ठीक है। अब इसी के साथ एक टर्म और आ जाता है, सीड वाइबिलिटी, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, मैंने कहा था बेटा आपको लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया है, एक पढ़ाने वाला टीचर सब कुछ लिखवाता है बेटा, सब समझाता है, लास्ट के पन्ने मुझे पता है ना तुम लोग नहीं पढ़ते, बट ऐसा नहीं होता। रेड फ्लैग तो नहीं है हम कहीं एस्पिरेंट्स, नहीं बेटा, देखो हर एस्पिरेंट अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, यू पीपल आर जस्ट देयर टू क्रिएट योर फ्यूचर, एंड फ्यूचर बनाने के लिए आपको चाहिए एक गुरु, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको सही गाइडेंस दे और आपको जल्दी रिजल्ट दिला दे, एंड दिस मार्गदर्शन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो हाल ही में टॉपर्स होते हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया होता है, आपको लगता है कि इसने अभी किया है तो इसको पता होगा कि किस तरीके से पेपर सेट होता है, बट आप ये भूल जाते हैं कि हम टीचर्स को पता होता है 15 साल के पेपर कैसे आते हैं। यस, ये डिफरेंस है बस। आप उस टाइम का देखते हैं इसने ताजा ताजा किया है, बट आप ये नहीं देखते कि 15 साल के एक्सपीरियंस में किस किस तरह के सवाल आए, किस किस कोने से सवाल आए, हम आपको सब पढ़ा देते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर्स फर्स्ट। एटलीस्ट आपका टीचर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूपीएससी, द टीचर शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एटलीस्ट 10 साल के पेपर तो उसके हाथ से निकले होने चाहिए, कम से कम। जब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि 10 साल के पीवाईक्यूज करो, तो कम से कम 10 साल के पेपर मेरे हाथ से भी तो निकला होना चाहिए, पहले करनी फिर दूसरों को ज्ञान देनी, तो इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि आप बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं, आपको उसका टाइम भी बचाना है कि वो ड्रॉप ना ले। दूसरी चीज, आपको उसे टाइम के लिए भी तैयार करना है कि उस 3 घंटे में मेरा बायो का सब्जेक्ट 50 मिनट बहुत ज्यादा है, 40-45 मिनट में हो जाना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेन करते हैं हम आपको। आई जस्ट डोंट ट्रेन यू फॉर जस्ट, मैं सिर्फ पढ़ा के नहीं जा रही, आपको ट्रेनिंग मिलती है कि इस पार्ट से ऐसा सवाल आएगा, कम टाइम में करना है आपको। तो एग्जाम जो आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बोर्ड्स एग्जाम, दिस इज अ स्ट्रैटेजिक एग्जाम वेयर द गेम इज नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, उस नॉलेज को हाउ यू यूज इट इन दैट पर्टिकुलर 3 hours, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज।
अरे प्रैक्टिस तो बहुत लोग करके जाते हैं, बट जरूरी थोड़ी वो जंग भी जीत के आएगा। नो, ऐसा नहीं है। सो दो डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे आपने काम करना है, एक नॉलेज को पढ़ने की और उस नॉलेज को यूज करने की, सही टाइम पे सही डायरेक्शन में। ये भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, बट उस नॉलेज को यूज कैसे करना है, ये एक्सपीरियंस आप नहीं करते हैं। एंड विदाउट एक्सपीरियंस यू आर नथिंग इन योर लाइफ। एक सर्जरी करके आप अपने आप को सर्जन नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। until and unless you perform at least 100 surgeries, you will say हाँ अब कुछ आता है मुझको। ठीक है बच्चे? सो दिस एग्जाम, नीट एग्जाम, एक ऐसा रणभूमि है जहां पे आपके पास नॉलेज तो है, उसको यूज करिए, उससे हर एक चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। ठीक है बच्चे? चलो सीड जर्मिनेशन पे आ जाते हैं। बच्चे कह रहे बस मैम हो गया आपका, सॉरी। ठीक है, अब ये क्या है सीड जर्मिनेशन? द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग, जैसे वो स्प्राउट्स हो जाना। ठीक है, आपने देखा होगा स्प्राउट होते हुए, जैसे ये काला चना है ऐसा, उसमें एक स्प्राउट निकल जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग अंडर favorable conditions। इसके लिए कम से कम इसे 80 to 85% मॉइस्चर चाहिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीड। लेके टाइप्स ऑफ सीड। एक है एल्ब्यूमिनस जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, दूसरे हैं नॉन एल्ब्यूमिनस विदाउट एंडोस्पर्म, ये भी पढ़ चुके हम, और तीसरे है हमारे पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स, पेरिस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूसेलस बच जाता है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इनसाइड सीड, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इनसाइड सीड। ये आपको देखने को मिलेगा द ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर, ब्लैक गोल्ड कहते थे इसे, लूटने आते थे, बीट, इनमें। Star boy, do you have a charger? Then we have fruits. The last topic is fruit polyembryony. ये सब तो मैंने लिखवा दिया है पहले ही। एपोमिक्सिस भी हो चुका है, पॉलीएम्ब्रियोनी बचा है, और फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, दो छोटे पैराग्राफ। ब्लैक गोल्ड इसे इसलिए बोलते थे क्योंकि वास्को ड गामा जैसे जो हमारे पॉपुलर एक्सप्लोरर्स थे, वो हमारे केरला उस टाइम पे कैलिकट उतरते थे टू गेट द ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर, क्योंकि ऐसे स्पाइसेस यूरोप में नहीं होते थे। और आपको पता है सर्दियों में काली मिर्च का कितना इस्तेमाल होता है। बिल्कुल भी 2 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। चले डायग्राम बनाएंगे एप्पल का, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रूट,
बना लीजिए। चलो आज इतना ही करेंगे, वैसे तो 10 मिनट का भी नहीं बचा चैप्टर। कल जो क्लास 12 वाले हैं उनके लिए बेटा 10 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। बाकी बच्चों का न्यूरल होगा कल। कल फिर मैं न्यूरल की क्लास लगाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं न्यूरल कंप्लीट कराऊंगी, सो दैट कि पीछे का कंप्लीट होता चले और मैं आगे बढ़ती चलूं, ठीक है। तो कल हम न्यूरल की क्लास कवर करेंगे एंड वी विल कवर एक्शन पोटेंशियल इन ह्यूमन ब्रेन। और ये 5 से 10 मिनट की क्लास है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं बचा अब इस चैप्टर में, हो गया सारा। इस चैप्टर पूरा पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एक एक लाइन अच्छे से याद कीजिए इसको, ठीक है, अच्छे से कीजिए। चलो बाय बाय, टाटा।